आज चैप्टर नंबर 1 का जो है वो फाइनल पार्ट हम देखेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड नहीं हैं। ये कुछ चीज़ें आपको आर्किटेक्चर से रिलेटेड में रही होंगी, कुछ नेटवर्क से रिलेटेड में रही होंगी। तो कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है कि बहुत से कंप्यूटर में एक सिंगल जनरल पर्पस प्रोसेसर यूज़ हो सकता है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि मल्टी प्रोसेसर जो हैं वो किसी एक सिस्टम के अंदर लगे हो सकते हैं। अगर मल्टी प्रोसेसर लगे होंगे तो या तो वो सिस्टम पैरेलल सिस्टम के तौर पे वर्क कर रहे होंगे या फिर वो टाइटली कपल्ड सिस्टम होंगे। अब टाइटली कपल्ड हों या पैरेलल हों, मल्टी प्रोसेसर के एडवांटेजेस क्या है कि थ्रूपुट बढ़ जाती है। थ्रूपुट का मतलब होता है किसी यूनिट ऑफ टाइम के अंदर कितने प्रोग्राम्स जो हैं या कितने प्रोसेसेस आपका कंप्यूटर, कितने काम आपका कंप्यूटर करके दे रहा है। फिर रिलायबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, यानी अगर 2 प्रोसेसर्स यूज़ हैं आपके सिस्टम में, एक नहीं चाह रहा तो दूसरे से जो है वो वर्किंग को कैरी ऑन किया जा सकता है। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम 2 तरह के होते हैं, या एसिमेट्रिक या सिमेट्रिक। ये बात तो ऑब्वियस होगी कि प्रोसेसर एक से ज़्यादा होंगे। एसिमेट्रिक में हर एक प्रोसेस के पास अपना एक स्पेशल टास्क होता है जो उसने करना है। सिमेट्रिक के अंदर हर प्रोसेसर जो है वो हर सारे के सारे काम कर रहा होता है। वो इस तरह वर्क करता है जैसे मैं ही एक सिंगल प्रोसेसर हूँ, मैं ही सिंगल जो है वो कंट्रोलर हूँ, मैंने ही सारे काम जो हैं वो करने हैं। सिमेट्रिक की डायग्राम यहाँ पे मेंशन है। हर प्रोसेस जो है वो देखें सारे के सारे काम कर रहे हैं। हर प्रोसेस के पास, प्रोसेसर के पास रजिस्टर्स और कैशे है अपनी, और वो सारे मेमोरी से कनेक्टेड हैं और वो सारे काम जो है वो कर रहे हैं। डुअल कोर डिज़ाइन में जो आपके प्रोसेसर हैं वो 2 तक लिमिटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी क्लस्टर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में हमने देख लिया, या वो पैरेलल हो सकते हैं या वो टाइटली कपल्ड हो सकते हैं, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। क्लस्टर सिस्टम जो हैं वो बनाए जाते हैं कि मल्टीपल सिस्टम जो हैं वो एक साथ काम करें। कैसे? पहला ऑप्शन होता है जी स्टोरेज एरिया नेटवर्क के थ्रू, दूसरा ऑप्शन होता है जी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के थ्रू। अब जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क वाला ऑप्शन है, इसमें जितने भी कंप्यूटर्स को मिला के हमने एक क्लस्टर जनरेट किया है, एक नेटवर्क बनाया है जिसका नेम हमने क्लस्टर रख दिया। वो सारे के सारे किसी सेंट्रल स्टोरेज एरिया से जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं, जिससे अवेलेबिलिटी जो है वो हाई हो जाती है। और एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग और सिमेट्रिक क्लस्टरिंग एग्जिस्ट करती है। एसिमेट्रिक में एक मशीन जो है वो हॉट स्टैंड बाय मोड के अंदर जो है वो होती है एक टाइम पे, लेकिन सिमेट्रिक में जो है वो मल्टीपल नोड्स रन हो रहे होंगे किसी एक एप्लीकेशन के एट दी सेम टाइम। ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो हमने पढ़ा था हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, उसमें पैरेललाइजेशन आती है। अब ऊपर वाले में फोकस था जी स्टोरेज जो है वो स्टोरेज जो है वो शेयर्ड, ठीक है, एक शेयर्ड स्टोरेज एरिया नेटवर्क हो जहाँ से सारे के सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो डाटा ले रहे हैं, स्टोरेज पे फोकस किया गया है। दूसरे ऑप्शन में जो है वो कंप्यूटिंग पे फोकस किया जा रहा है, पैरेललाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज़्यादा आ जाता है। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है जी डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक मैनेजर, ताकि कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस को जो है वो हैंडल किया जा सके, तो DLMB जो है वो यूज़ किया जाता है। अगला जो सिस्टम है वो है बैच सिस्टम, जिसे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम भी बोला जाता है। बैच सिस्टम में बेसिकली जो यूनिट ऑफ वर्क है उसे हम नेम देते हैं जॉब, ठीक है। उन जॉब्स का मिला के जितनी जॉब्स ने सिस्टम में एग्जीक्यूट होना है उनका एक बैच बना दिया जाता है, और उस बैच को चलाने के लिए कोई ऑपरेटर यूज़ हो रहा होता है। और एक से ज़्यादा जॉब्स हैं, क्योंकि बैच किस पे मुश्तमिल है, एक से ज़्यादा जॉब पे, तो फिर कोई शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट भी लाई करता है कि किस जॉब को पहले उठाना है, एग्जीक्यूट कराना है, किसे जो है वो बाद में कराना है। जबकि मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर बात आ जाती है जी CPU शेड्यूलिंग की, जॉब शेड्यूलिंग की नहीं, CPU शेड्यूलिंग की। मल्टीटास्किंग वो सिस्टम है जो आजकल के सिस्टम्स में यूज़ होते हैं, जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का जिक्र आ जाता है कि आप टाइम क्वांटम, लिमिटेड टाइम क्वांटम असाइन कर दो, जैसे राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में होता है, और फिर जो है उस लिहाज से, उस टाइम क्वांटम के लिहाज से आपका CPU जो है वो शेयर्ड हो जाए
سارے کے سارے پروسیسز کے درمیان میں. رسپانس ٹائم جو ہے وہ لیس دین 1 سیکنڈ ہونا چاہیے. یوزر جو ہے وہ جو بھی پروگرام چلا رہا ہوتا ہے اس پروگرام کو ہم پروسیس کہہ رہے ہوتے ہیں. سیورل جابز اگر آپ کی ریڈی کیو میں ہیں، سیورل پروسیسز ہیں، تو پھر سی پی یو شیڈیولنگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کی ریم فل ہو گئی اور وہاں پہ مزید پروسیسز لوڈ نہیں ہو سکتے، بیسیکلی اس کنسیپٹ کو بولا جاتا ہے جی ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ. ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک ٹائم پہ آپ کی ریم میں کتنے میکسیمم پروسیسز لوڈ ہیں، یہ ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ ہے. تو اگر ریم میں اسپیس نہیں بچی تو پھر سویپنگ کرانا، ریم سے اٹھا کے ہارڈ ڈسک پہ پروسیس کو موو کرنا. پھر ورچوئل میموری ملٹی ٹاسکنگ میں یہ کانسیپٹ ہے، پورا ایک چیپٹر ہے جو ہم نے نیکسٹ آگے پڑھنا ہے. ورچوئل میموری میں جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے اگر آپ کے سسٹم میں اسپیس اویلیبل نہیں ہے پروسیس کو چلانے کی، یوزر کو یہ ایلوژن دیا جائے کہ سسٹم میں بہت اسپیس ہے، آپ کا پروگرام جو ہے اور پروسیس جو ہے وہ چل سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہارڈ ڈسک کا ایک پارٹ جو ہے اسے ریم کی طرح ورکیبل بنا لینا، یہ ورچوئل میموری میں کنسیپٹ بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں، ہم نے ڈیٹیل میں پڑھنے ہیں نیکسٹ آ کے. ملٹی پروگرام سسٹم کی میموری لے آؤٹ یہ ہوتی ہے جی بیسیکلی یہ ریم کی لے آؤٹ ہے، فزیکل میموری کی لے آؤٹ ہے. جیسے ہی سسٹم بوٹ ہوتا ہے آپ کی ریم کا کچھ حصہ آپریٹنگ سسٹم آکوپائی کر لیتا ہے اور باقی جتنا بھی حصہ اویلیبل ہے اس میں آپ کی جابز جو ہیں وہ لوڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی آپ کا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ انٹرپٹ ڈریون ہوتا ہے. چیپٹر نمبر 1 میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں انٹرپٹس کیا ہیں، 2 طرح کے انٹرپٹس بھی پڑھے تھے. بیسیکلی آپ کا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ انٹرپٹ ڈریون ہوتا ہے. اگر سی پی یو کو یہ کام کر رہا ہے اور انٹرپٹ آ جاتا ہے، وہ ہارڈ ویئر جنریٹڈ ہو یا وہ سافٹ ویئر جنریٹڈ ہو، تو آپ کے سی پی یو نے اس انٹرپٹ کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. آپ کے سی پی یو نے جو کرنٹلی پروسیس رننگ میں ہوتا ہے اسے سٹاپ کرنا ہوتا ہے اور جس نے ریکویسٹ دی ہے اس پہ موو کرنا ہوتا ہے. تو انٹرپٹ ڈریون آپ کا آپریٹنگ سسٹم ہے. جو سافٹ ویئر جنریٹڈ انٹرپٹ ہوتا ہے اسے ہم ایکسیپشن یا ٹریپ بولتے ہیں. اگلی چیز یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آپ کے سسٹم میں ڈوئل موڈ رکھے جاتے ہیں ایگزیکیوشن کے. ایپلیکیشن پروگرام آپ کی یوزر موڈ میں چلتی ہیں جہاں پہ موڈ بٹ کی ویلیو ہوتی ہے 1، اور باقی اگر کوئی سسٹم کال کے تھرو آپریٹنگ سسٹم کو بلا لیا جاتا ہے، سروسز چاہیے آپریٹنگ سسٹم سے، تو پھر آپ کا کنٹرول کرنل موڈ میں جاتا ہے جہاں پہ موڈ کی ویلیو ہوتی ہے 0. جو انسٹرکشن یوزر موڈ میں چل رہی ہیں وہ نان پریویلیجڈ ہے، جو کرنل موڈ میں چلتی ہیں وہ پریویلیجڈ ہیں. پریویلیج ایسی ہوتی ہیں آپ سمجھیں کہ کانفیڈینشیل انفارمیشن جسے صرف ایڈمن ہی دیکھ سکے. یہ ساری کی ساری ڈسکشن جو ہے وہ ان 2 سلائیڈ میں لکھی گئی ہے. ڈوئل موڈ آپریشن آپریٹنگ سسٹم کی پروٹیکشن جو ہے وہ انیبل کرتا ہے. یوزر موڈ اور کرنل موڈ ہوتے ہیں. بٹ موڈ کی بٹ ویلیو رکھی جاتی ہے. ایبلٹی ہوتی ہے کہ آپ ڈسٹنگوش کر سکیں کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ یوزر موڈ میں جا رہا ہے یا کرنل موڈ میں جا رہا ہے. کچھ انسٹرکشن پریویلیج ہوتی ہیں جو صرف کرنل موڈ میں چل سکتی ہیں اور سسٹم کال جو ہے وہ کرنل موڈ کو یا یوزر موڈ کے درمیان میں جو ہے وہ چینج کروا رہا ہوتا ہے. ملٹی موڈ آپریشنز کے لیے جو ہے وہ سی پی یو سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے، جیسے کہ ورچوئل مشین مینیجر پرووائڈ کر دیتا ہے گیسٹ وی ایمز کے لیے. یہ ساری کی ساری ڈائیگرام ہے. آپ کے یوزر پروسیس چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے، یوزر موڈ کے اندر کوئی یوزر پروسیس چاہ رہا تھا، اسے کوئی سروس چاہیے، اس نے سسٹم کال جنریٹ کی، سسٹم کال آئی تو پھر موڈ بٹ کی ویلیو 0 ہو گئی، کنٹرول آپ کا کرنل موڈ میں چلا گیا، وہ سسٹم کال ایگزیکیوٹ ہوئی تو بٹ کی ویلیو اگین 1 اور آپ کا کنٹرول جو ہے وہ یوزر موڈ میں ریٹرن کر گیا. نیکسٹ چیز ہے جی وٹ از پروسیس مینجمنٹ، کہ پروسیس مینجمنٹ کیا ہے. یہ چیپٹر نمبر 3 ڈیٹیلڈ میں ہے لیکن یہاں پہ شارٹلی دیا گیا ہے. بیسیکلی جو چیزیں ہارڈ ڈسک میں پڑی ہیں وہ پروگرام ہیں، جب وہ لوڈ ہو جاتی ہیں ریم میں اور سی پی یو نے ایگزیکیوشن سٹارٹ کرا دیتا ہے تو وہ جو ہیں وہ پروسیس کہلاتی ہیں. پروگرام پیسیو اینٹی ہوتا ہے، پروسیس ایکٹیو اینٹی ہوتا ہے، اور پروگرام کاؤنٹر یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے
बेसिकली पीसी या प्रोग्राम काउंटर जो है वो आपके प्रोसेस की नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो है वो शो करवा रहा होता है जिसने एग्जीक्यूट होना है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। वो क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं ये डिटेल में चैप्टर नंबर 3 है, हर चीज़ एक्सप्लेन है, लेकिन यहाँ भी मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेसेस को बनाना, डिलीट करवाना, सस्पेंड करवाना, रिज्यूम कराना, प्रोसेसेस की सिंक्रोनाइजेशन करानी, कम्युनिकेशन करवानी, डेडलॉक हैंडलिंग करनी। अगला जो इम्पोर्टेंट काम होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, बहुत इंपॉर्टेंट, वो होता है जी मेमोरी मैनेजमेंट। रैम की जो हम लिमिटेड रैम है उसे कैसे मैनेज करना है, मल्टी प्रोग्रामिंग को कैसे जो है वो डील करना, कंट्रोल करना, सीपीयू यूटिलाइजेशन कैसे मैक्सिमाइज़ करनी है। नेक्स्ट स्टोरेज मैनेजमेंट, यहाँ पे जो हमारा जिक्र आता है वो हार्ड डिस्क का आता है। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट करना और मैं स्टोरेज मैनेजमेंट करना, ये सारी की सारी जो है वो डिस्कशन किसकी है, ये नेक्स्ट एक एक चैप्टर है पूरा जो हमने पढ़ना है। ये मेमोरी हायरार्की से रिलेटेड है जो हम पढ़ चुके हैं कि सीपीयू से सबसे क्लोज़र जो है वो रजिस्टर होते हैं, सबसे फास्टर होते हैं, इससे स्लोअर जो हैं वो कैशे हैं, कैशे से स्लोअर मेन मेमोरी और मेन मेमोरी से स्लोअर जो है वो हार्ड डिस्क है। प्रोटेक्शन सिक्योरिटी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए कि कर्नल किस डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो करके बना होता है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट, सिंगली, डबली, सर्कुलर, फिर ट्रीज़ की फॉर्म में भी हो सकता है, फिर हैश फंक्शन भी यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली हैश फंक्शन क्या होता है, आपकी मेमोरी में जो भी चीज़ पड़ी है, जो उसका एड्रेस है, उस एड्रेस के लिए एक की जनरेट की जाती है। हैश फंक्शन एक की जनरेट करके देता है जिससे आपकी सर्चिंग जो है वो फास्टर हो जाती है। फिर बिट मैप्स भी यूज़ किए जाते हैं। बिट मैप भी एक आइडिया है कि हर फ्रेम के लिए आप जो हैं वो एक बिट मैप वैल्यू रख लें। नेक्स्ट है जी कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट आ गया। कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट जो हैं वो किस किस तरह की हैं हमारे पास, इसमें आपको पता होना चाहिए जी जनरल पर्पस मशीन्स होती हैं, पोर्टल्स जो हैं वो वेब एक्सेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, थिन क्लाइंट या नेटवर्क कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो वेब टर्मिनल्स की तरह काम करते हैं, वायरलेस नेटवर्क जो मोबाइल कंप्यूटर्स जिनसे कनेक्टेड होते हैं वो वायरलेस नेटवर्क होते हैं। फिर फायर वॉल्स क्या होती हैं, फायर वॉल्स बेसिकली जो हैं वो आपके कंप्यूटर को एक्सटर्नल अटैक से बचाने के लिए जो हैं वो यूज़ की जा रही होती हैं। मोबाइल में कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट क्या है, iOS और एंड्रॉयड जितने भी फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है सेपरेट हेट्रोजीनियस नेटवर्क्स, लेकिन कलेक्शन के तौर पे जो हैं वो वर्क कर रहे हों। नेटवर्क का कम्युनिकेशन पाथ प्रोटोकॉल TCP/IP वो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल, कॉमन प्रोटोकॉल, और नेटवर्क लैन वैन मैन पैन किसी भी तरह का हो सकता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो नेटवर्क के ऊपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की। फिर क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट में हमें पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जितने भी क्लाइंट हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये हम हैं। नेटवर्क क्या है, इंटरनेट है, और नेटवर्क जो है वो किसी सर्वर से कनेक्ट होता है। तो सर्वर दो तरह के चाह रहे होते हैं, कंप्यूटर सर्वर जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में, और फाइल सर्वर जो क्लाइंट रिट्रीव फाइल्स निकाल के दे रहा होता है। फिर कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट पेयर टू पेयर होती है जहाँ पे क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई बॉस नहीं है। पीयर टू पीयर के अंदर जो है वो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, एक जगह तक डाटा को डिलीवर करने के एक से ज़्यादा जो हैं वो पाथ होते हैं, जैसे स्काइप में या VoIP में जो हैं वो यूज़ किए जा रहे होते हैं पीयर टू पीयर का नेटवर्क। फिर वर्चुअलाइजेशन बेसिकली ये क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है। आपके लैपटॉप में अगर विंडोज़ चल रही है, आप उस पर एक एमुलेशन सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करें, और इस एमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप गेस्ट के ऊपर, होस्ट के ऊपर जो है वो एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चला सकें। बेसिकली ये VMM की मदद से जो है वो हो रहा होता है। ये देखें जी, हार्डवेयर है, प्रोसेसेस हैं, हार्डवेयर है, कर्नल है।
लेकिन यहाँ पे हमने वर्चुअलाइजेशन यूज़ कर ली है, ठीक है, एमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर लिया, जिसने कर्नल को जो है वो लॉजिकली क्या कर दिया कि कोई दूसरा कर्नल जो है वो चला दिया, कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट के ऊपर जो है वो लोड करवा दिया। तो अगला कॉन्सेप्ट है जी क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा पैराडाइम है जिसमें हमारी कंप्यूटिंग कंप्यूटर से उठ के शिफ्ट हो गई है जी क्लाउड के ऊपर, सही है। जैसे गूगल ड्राइव की एग्जांपल है आपके पास, सही। तो क्लाउड जो है वो 3 तरह के होते हैं, या पब्लिक क्लाउड जो सबके लिए एक्सेसिबल हो, प्राइवेट क्लाउड जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, कंपनी ने अपने लिए ख़रीदा हुआ होता है, हाइब्रिड जो है वो मिक्सचर होता है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों है, क्लाउड कंप्यूटिंग के जो हैं वो मॉडल्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो जितने भी सॉफ्टवेयर हम फ्रीली इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की एग्जांपल है। फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, विजुअल स्टूडियो अगर आप ऑनलाइन यूज़ करते हैं और कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं उसकी मदद से, तो सॉफ्टवेयर को बनाने का जो प्लेटफॉर्म था, जो भी इंटीग्रेशन इन्वायरमेंट थी, वो आपको मिल रही है क्लाउड के ऊपर। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, आपने अपनी लैब्स करवानी है, ठीक है, लैब से आपके पास जो है वो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज नहीं है उस लेवल के, तो आप पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जो है वो रेंट के ऊपर कुछ टाइम के लिए ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट है। और फिर है जी रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम, वो सिस्टम जो किसी दूसरे सिस्टम के अंदर एम्बेड है। जैसे छोटी सी एग्जांपल दूंगी, माइक्रोवेव के अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है, स्मार्ट वॉच में जो लगा हुआ है, ये एम्बेडेड सिस्टम है, एम्बेडेड है। और साथ रियल टाइम का मतलब होता है जहाँ पे स्ट्रिक्ट डेडलाइन जो है वो हमने मीट करनी होती है, स्ट्रिक्ट डेडलाइन कि ये काम जो है वो इसी टाइम के अंदर होना चाहिए। फिर ओपन सोर्स कंप्यूटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो ओपनली अवेलेबल होते हैं, जिसमें कोई न्यू यूज़र जो है वो चाहे तो सर्विसेज को ऐड कर सकता है। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो डिफरेंट दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट भी हमने देखे, क्लाउड कंप्यूटिंग के भी देखे, नेटवर्क्स के भी देखे और ऑपरेटिंग सिस्टम के भी जो हैं वो देखे हैं।